नमस्कार, विकलेश हूँ मैं। और आज इस मंथ पर बात उस धमाके की नहीं, उस सोच की होगी जो इस धमाके के पीछे थी। दिल्ली के लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ, उसे केवल एक आतंकी वारदात कहना इतिहास के लिए अन्याय होगा। ये एक घटना नहीं है, ये एक श्रृंखला है, एक लंबी, पुरानी, गहरी और संगठित श्रृंखला, जिसके धागे सीमा पार से लेकर शहर की गलियों, डिजिटल स्पेस और शैक्षणिक संस्थाओं तक फैले हुए हैं। सोमवार की वह शाम दिल्ली के एक आम दिन की तरह आगे बढ़ रही थी। लोग ट्रैफिक में फंसे थे, फेरी वाले सड़कों पर ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे, ग्राहक ढूंढ रहे थे, लाल किले के सामने लोग तस्वीरें खींच रहे थे और उसी भीड़ के बीच खड़ी एक i20, एक साधारण सी कार, और उसके भीतर असाधारण विनाश भरा था। 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक हल्की सी चमक, एक फटता हुआ फ्रेम और फिर एक झटका जिसने इलाके की हवा से लेकर पूरे देश की नसों तक को झकझोर दिया। गाड़ी के टुकड़े हवा में उड़े, सीएनजी टैंक कई मीटर दूर जा गिरा, दुकानें हिली, लोग चीखे, और 1 मिनट के अंदर देश को पता चल गया कि ये कोई गलती, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये बहुत सोच समझ कर किया हुआ एक आतंकी हमला था। कई लोग कहेंगे कि हो सकता है गलती से ब्लास्ट हो गया हो, किसी ने सोचा नहीं होगा, शायद पैनिक में बटन दब गया। लेकिन जो लोग ये कहते हैं वो या तो सच से बहुत दूर हैं या सच से दूर रखना चाहते हैं सबको। क्योंकि असलियत ये है कि दिल्ली का ब्लास्ट एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं था, ये उस साजिश का पहला ड्राफ्ट था जिसमें कई शहरों का नाम लिखा हुआ था। और ये साजिश पॉज हुई है, खत्म नहीं हुई। दिल्ली के इस ब्लास्ट को समझने से पहले ऑपरेशन सिंदूर को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले एक संयुक्त कार्रवाई में 2900 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद हुए थे। 2900 किलो, इतनी क्वांटिटी किसी एक शहर को नहीं, पूरा नक्शा बदलने के लिए काफ़ी होती है। और ये एक रैंडम स्टॉक पाइल नहीं था, ये किसी एक डॉक्टर या किसी एक मॉड्यूल का मटेरियल नहीं था, ये मल्टी सिटी अटैक आर्किटेक्चर था। और यही कारण है कि दिल्ली का ब्लास्ट एक प्रीमेच्योर डेटोनेशन की तरह दिखता है, एक ऐसी घटना जिसने उस बड़े मास्टर प्लान को उजागर कर दिया है जो चुपचाप तैयार होकर मल्टी लोकेशन ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने वाला था। और अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता, अगर ये 2900 किलो विस्फोटक ना पकड़े जाते, तो इस देश की कई रातें एक ही समय, एक ही ऑर्केस्ट्रेटेड नेटवर्क के धमाकों से फट सकती थी। और ये दिल्ली अकेली नहीं थी, ये पहला डोमिनो था। सदमे की बात ये नहीं कि धमाका हुआ, सदमे की बात ये है कि इस धमाके की पूरी प्लानिंग उन लोगों द्वारा की जा रही थी जो पढ़े लिखे थे, जो डॉक्टर थे, एमबीबीएस पास, स्पेशलाइजेशन किए हुए और सरकारी खर्चों पर पड़े। और यही समाज का सबसे शिक्षित वर्ग जो जीवन बचाने के लिए जाना जाता है, उसे संगठित रूप से विस्फोटक, लॉजिस्टिक और सुसाइड मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लीगल असेस मिलता है ऐसे केमिकल्स तक जो बाकी नागरिक नहीं खरीद सकते। एक डॉक्टर बिना किसी शक के 5 से 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट लैब वर्क या रिसर्च केमिकल कहकर ले जा सकता है। और यही लूप होल पूरे मॉड्यूल की बैकबोन बना। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं, प्लान्ड एकेडमिक इन्फिल्ट्रेशन है, वर्षों का काम, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर। एक डॉक्टर को रेडिकलाइज करना, ट्रेनिंग दिलाना और फिर उसे आतंकी ऑपरेशन में फिट करना, ये कोई 6 महीने की साजिश नहीं, ये कई सालों की इनविजिबल रिक्रूटमेंट लाइन है। आज की भर्ती बॉर्डर से नहीं, सोशल मीडिया से शुरू होती है। इंस्टाग्राम की एक पोस्ट, एक कमेंट, टेलीग्राम का एक एनक्रिप्टेड चैनल, और यही वह एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क जो है अपने हॉस्टेजेस को ढूंढते हैं। कौन देश के खिलाफ बात कर रहा है, किसे फ्रस्ट्रेशन है, कौन वनरेबल है, और ये सब एआई सपोर्टेड प्रोफाइलिंग से ट्रेस किया जाता है। और फिर शुरू होता है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, माइंड आइडियोलॉजिकल पोस्ट, एंटी स्टेट नरेटिव्स और विक्टिमहुड अपील्स, और धीरे धीरे अधिक तीखे प्रोपेगेंडा ग्रुप्स में धकेला जाता है उनको।
और जिन्हें लगता है टेररिज्म सिर्फ सीमा पार से आता है, वो आउटडेटेड है। और आज जो टेररिज्म है वो डिजिटल फर्स्ट फिजिकल लेटर है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां कई अरेस्टेड डॉक्टर्स पढ़े थे, अब सवालों के घेरे में है। पर यह ध्यान रहे कि यह संस्थान आधारित कट्टरपंथ का आरोप नहीं है। ये उस इकोसिस्टम की जांच का सवाल है जहां फंडिंग, एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल्स और सर्टन लोकल नेटवर्क्स कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर देते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसीज किसी भी संस्थान को टारगेट नहीं कर रही, ये सिस्टम की कमियों को एविडेंस बेस्ड तरीके से ट्रेस कर रही हैं। उमर और उसका साथी तुर्की गए थे और ये यात्रा किसी भी हाल में टूरिज्म नहीं थी। तुर्की और पाकिस्तान दोनों देश के कुछ एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर रेडिकल आउटफिट्स के साथ पॉलिसी लेवल कोऑर्डिनेशन करते हैं और ये वही इकोसिस्टम है जहां आईएसआई का हाथ, जहां हैंडलर्स का डिज़ाइन और जहां एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंसर की डिजिटल लैब्स सभी एक इनविजिबल चेन बनाते हैं। और दिल्ली का ब्लास्ट उसी चेन का एक नोड था। पूरा देश अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट अकेले ब्लास्ट नहीं करता। लो एक्सप्लोसिव किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन देकर हाई टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट पर पहुंचाता है। और वह दूसरा केमिकल जो एक्सप्लोजन ट्रिगर कर सका अब तक ट्रेस नहीं हुआ है। और ये सवाल भारत के लिए क्रिटिकल है। वह दूसरा केमिकल कहाँ है, किसके पास है, कितनी क्वांटिटी में है, क्योंकि जब तक वह केमिकल रिकवर नहीं होता, देश में दूसरा ब्लास्ट कहीं भी, कभी भी, कहीं भी हो सकता है। 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाना ये साबित करता है कि ये पूरी प्लानिंग मल्टी लोकेशनल पैरेलल एक्टिवेशन वाली थी। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक स्पार्क था, टेस्टिंग पॉइंट, पायलट डेटोनेशन। अगर बाकी मॉड्यूल भी साथ ही एक्टिवेट हो जाते तो कई शहर उसी शाम आग की तरह जल सकते थे। सिर्फ बॉर्डर सीलिंग, चेक पोस्ट या रूटीन चेकिंग, ये सब 1990 वाली दुनिया में काम आते थे। आज रिक्रूटमेंट डिजिटल है, वेपन्स जो हैं वो फॉरेन से हैं, केमिकल लीगल लूप होल से खरीदे जाते हैं, फंडिंग जो है इनक्रिप्टेड है और ये युद्ध पुराने तरीक़ों से नहीं जीता जा सकता। हमें वही तकनीक, वही एजिलिटी और वही साइकोलॉजिकल वारफेयर चाहिए जो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पर उसके कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ है आजकल। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बदलाव, अमेरिका की शिफ्टिंग अलाइसिस और टर्की का रीजनल एक्टिविज़म, ये इस सारे सर्कल को भ्रम दे रहा है और अब भारत पर प्रहार किया जा सकता है। और इसका जवाब मैनेजेबल होगा, लेकिन ये भ्रम है। भारत आज 1990 का भारत नहीं है। ना सैन्य शक्ति वही है, ना तकनीक वही है, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति वही है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा मॉड्यूल तोड़ा था, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि क्या एक बड़ा ऑपरेशन पूरे नेटवर्क को रोक सकता है? नहीं। जैसे ही एक मॉड्यूल गिरता है, एक नया मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है। डेटरेंस एक समय तक काम करता है, उसके बाद नीति ओवर डिफेंस की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है। आतंकवाद किसी आइडियोलॉजी से नहीं, इसकी सप्लाई चेन से जीवित रहता है। और 3 चीज़ें चाहिए इस सप्लाई चेन के लिए, मनी, मैन एंड मटेरियल। और जब तक ये तीनों नहीं रुकते, कश्मीर, दिल्ली और कोई भी शहर कंप्लीटली सुरक्षित नहीं हो सकता। और भारत को तीनों मोर्चों पर एक साथ प्रहार करना होगा। ब्लास्ट के बाद अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कभी कहा गया कि मिस्टेक से ब्लास्ट हुआ, पैनिक से हुआ। ये नरेटिव टेररिस्ट को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इन्वेस्टिगेशन की पेस को कम कर देता है। इसलिए सटीक सूचना सही समय पर नेशन को दी जानी जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र की स्थिरता इंफॉर्मेशन स्टेबिलिटी से आती है। आज ये स्पष्ट है कि संघर्ष केवल डिफेंसिव नहीं रह सकता। इंटेलिजेंस ऑपरेशन सतत होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। और सप्लाई चेन्स डेली डिसरप्ट होनी चाहिए। हैंडलर्स पर टारगेटेड एक्शन होना चाहिए। डिप्लोमेसी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। और भारत को यही पॉलिसी अपनानी होगी जहां सुरक्षा रिएक्टिव नहीं, प्रिमिटिव होनी चाहिए।
और आज का संदेश सिर्फ विश्लेषण नहीं है, एक चेतावनी है। ये धमाका एक घटना नहीं है, एक ब्लूप्रिंट का खुला हुआ पन्ना है। और अब ये हमारे ऊपर है, भारत के ऊपर है कि इस ब्लूप्रिंट को यहीं ख़त्म करे या इसके अगले पन्ने दुश्मन को लिखने दे। विकलेश हूँ मैं और ये कहता हूँ कि जब राष्ट्र एक साथ खड़ा होता है तो दुनिया की सतत उन्नत साजिशें भी उसके सामने ध्वस्त हो जाती हैं। भारत ना डरता है ना झुकता है, और जहाँ सुरक्षा की बात आती है भारत अंतिम निर्णय भी लेता है और आखिरी चोट भी करता है। और विकलेश हूँ मैं, और इस सच की लड़ाई में आवाज़ वही गूंजती है जिसे लोग बल देते हैं। और अगर ये विश्लेषण जरूरी लगा, कड़वा लगा, लेकिन सच लगा, तो इस आवाज़ को और मजबूत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है और इस यात्रा में साथ वही चलता है जो जाग चुका है। तो अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे, और जब तक अगला एपिसोड आपके सामने आता है आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।